सुस्वागतम विद्यार्थियों। तो पेश है आप सभी के लिए संगणक अनुदेशक का चलचित्र। आपका एग्जाम 18 जून 2022 को होने वाला है। ऐसे में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जितने भी एमसीक्यू हैं आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। पर ध्यान रहे, ये जो सटीक बाण है अर्जुन के द्वारा अब लगना चाहिए, अब चिड़िया पर नहीं, चिड़िया की आंख पर लगना चाहिए। तो आज जितने भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन एकदम ब्रांड न्यू हैं। आइए देखते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपकी तैयारी कैसे है, अपने आप को जांचिए और परखिए। और यदि आप नए हैं तो एनएस लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। यदि किसी सीपीयू की स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज है तो 1 सेकंड में वह कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। ये बेस्ड है हमारी थ्योरी क्लास पर। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो है 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन या फिर 2 बिलियन। हियर राइट आंसर इज 2 बिलियन। ओके, यदि यहाँ पर आपको 1 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ होता तो राइट आंसर होता 1 बिलियन। सिमिलरली यदि 1 मेगाहर्ट्ज आपको दिया हुआ होता तो राइट आंसर याद रखिएगा 1 मिलियन होता। तो M4 आप मिलियन से रिलेट कर लीजिए और बाकी गीगाहर्ट्ज बोले तो बिलियन में आपका आंसर होगा। और अकॉर्डिंग टू इसके यदि 2 गीगाहर्ट्ज है तो 2 बिलियन, 3 गीगाहर्ट्ज है तो 3 बिलियन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीपीयू कौन सा डिवाइस है। देखिए सीपीयू के बारे में आपने चर्चा तो बहुत की होगी, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं कि हम बेसिक सवालों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सीपीयू कौन सा डिवाइस है। ए है इनपुट डिवाइस है, बी आउटपुट डिवाइस है, क्या ये दोनों ही हैं या फिर इनमें से कोई है ही नहीं। करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्योंकि सीपीयू क्या है, ये तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये सिर्फ प्रोसेसिंग का ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मैनेजर किसे कहा जाता है। ALU, CU, MU या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल CU होगा। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है। चूंकि ये पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम CU करता है, अतः इसे क्या कहा जाता है, मैनेजर, कंप्यूटर का मैनेजर। अनप्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर किया जाता है, यानी कि जो अभी तक प्रोसेस में नहीं आया है ऐसे इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RAM, RAM, रैम में इसे स्टोर किया जाता है अस्थायी मेमोरी के तौर पर। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में कौन सा चरण होता है। क्या कंप्यूटर में फैच चरण होता है, ये स्टेप होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है या ये सभी होते हैं। सो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और ये कैसे है, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो रो डेटा है इन डेटा यूज़र के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में इसकी डीकोडिंग की जाती है बाइनरी नंबर में कंप्यूटर लैंग्वेज में। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया जाता है आउटपुट देने के लिए। सीपीयू की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में 2 प्रोसेस की प्रायोरिटी समान होने पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात हो रही है। कौन सी शेड्यूलिंग की जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती क्या है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ऐसा होता है कि यदि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस की प्रोसेसिंग करते समय यदि किसी की प्रायोरिटी अपर होती है, ज़्यादा होती है या हायर होती है तो पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर अब हायर और लोअर जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं और दोनों ही समान स्तर पर है, दोनों का लेवल सेम है। तो ऐसे में जो सीपीयू है वो किसको पहले प्राथमिकता देगा, बात यहाँ पर ये आती है। तो ऐसे में क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी शेड्यूलिंग यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए ए में दिया हुआ है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सेकंड है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सी है राउंड रॉबिन या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली शेड्यूलिंग को यूज़ करता है कौन, सीपीयू। एंड ये अपन अपनी थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल स्ट्रक्चर का प्रकार है। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट फाइल और थर्ड वन इज सोर्स फाइल। दिया हुआ है ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑल। ये सभी के सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल स्ट्रक्चर के टाइप हैं। तो फाइल स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं वो एक यहाँ से आप अच्छे से देख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल भी फाइल स्ट्रक्चर का एक प्रकार है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल भी होती हैं और सोर्स फाइल भी होती हैं।
तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि क्वेश्चन के साथ साथ ही आपका कुछ नॉलेज थ्योरी की तरह और थोड़ा बिल्ट हो जाए। देखिए, निम्नलिखित में से साधारण तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी फाइल होती हैं? निम्नलिखित में से जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है में कौन सी फाइल होती है? ठीक है, तो ए दिया हुआ है ऑर्डिनरी फाइल, बी है स्पेशल फाइल, सी है कैरेक्टर स्पेशल फाइल और डी है डायरेक्टरी फाइल्स। और एक ऑप्शन और दिया गया है यहाँ पे ई, ये सभी। हालांकि आपके 4 ऑप्शन एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन लेने का ये अभिप्राय था कि इससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी फाइल होती है यहाँ पर। तो आपको इसका आंसर तो होगा ई, ये सभी, और कौन कौन सी होती है ये भी देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी फाइल, स्पेशल फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल और डायरेक्टरी फाइल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, फाइल को ट्रंकेट करने से क्या आशय है? जो लोग पढ़ के जाएंगे अच्छे से वो ही इन टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा चांस है आपको इन सीटों में अपना एक स्थान फिक्स करने का। देखिए, फाइल को ट्रंकेट करने से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है फाइल को हटाना, फाइल का स्थान बदलना, फाइल को छोटा करना या फाइल को पढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल को छोटा करना। तो फाइल को छोटे करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्रंकेटिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी फाइल सिस्टम की विशेषता नहीं है? ठीक है, फाइल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी ऐसी जानकारी है जो फाइल सिस्टम की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट वन दिया हुआ है आपको नाम, सेकंड दिया गया आकार, थर्ड वन गति एंड फोर्थ वन इस समय व दिनांक। देखिए, फाइल का कोई ना कोई नाम होता है, फाइल की कुछ ना कुछ साइज़ होती हैं और फाइल में कुछ ना कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसे कब क्रिएट की गई थी और किस समय पर इसे क्रिएट की गई थी। लेकिन क्या आपने उसके अंदर स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखी है? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के या का उदाहरण है? ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको जल्दी से देखना है। ए ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, बी है GIMP, सी है VLC मीडिया प्लेयर या डी है शुगर CRM। सो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये भी आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आपको पता चले कि ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो ये सभी के सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा। मोजिला फायरफॉक्स, GIMP, VLC मीडिया प्लेयर, शुगर, CRM। ओके। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़र फ्रेंडली एवं डिजिटल बनाने के लिए जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइमरी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए है डिजिटल सॉफ्टवेयर, बी है यूज़र सॉफ्टवेयर, सी है फर्मवेयर और डी है स्पेशल सॉफ्टवेयर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्मवेयर। अगेन क्वेश्चन को पढ़िए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़र फ्रेंडली एवं डिजिटल बनाने के लिए जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उन सब को फर्मवेयर कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। देखिए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आप सभी जानते हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूज़र होता है, ये कोई भी बता देगा। लेकिन आपको इस तरीके से एग्जाम्पल देकर के पूछा जाएगा कि कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑप्शन ए MS-DOS, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। सो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, ये सभी के सभी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? MS-DOS है, ठीक है, यहाँ पे एक ही यूज़र एक टाइम पे वर्क कर पाता है। विंडोज़ 95 में और 98 में भी ये होते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपको बताना है। सो ऑप्शन ए, क्या ये लाइनेक्स है? ऑप्शन बी, क्या ये यूनिक्स है? ऑप्शन सी, क्या विंडोज़ के सभी जो नए वर्जन हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं? या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है इसका? जो भी व्यूअर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहा है, इसका आंसर कृपया करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि ये क्रैश कोर्स इज़ लाइक अ रिवीजन कोर्स। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, आई होप आपने ये सब कुछ पढ़ लिए होंगे, काफ़ी समय से आप लोग ये तैयारी कर रहे होंगे। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। किसी इवेंट को क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है और इसे क्या कहते हैं?
कोई भी इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, उसको क्रियान्वित करना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक पूर्व निर्धारित समय होता है कि इस पर्टिकुलर समय पर ये होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, रियल टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, फॉर्मर टाइम या प्रायर टाइम। अब यहाँ पर हो गए ना आप लोग कंफ्यूज। तो ये इस तरीके के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम। किसी संवेदनशील कार्यों को निश्चित समय में पूरा करने की गारंटी कौन सा सिस्टम देता है। संवेदनशील कार्य की यहाँ पर बात हो रही है, सेंसिटिव वर्क है और वो भी निश्चित समय की बात हो रही है। तो आपको कुछ कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा। अब ऑप्शन देखिए, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप एक झटके में इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए, निश्चित समय में पूरा होने की जब बात होती है तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम इसका सही आंसर होगा, और वो भी संवेदनशील कार्य यहाँ पर दे दिया है। इसलिए अगर यहाँ पर संवेदनशील कार्य की बात नहीं होती तो हो सकता था कि सॉफ्ट भी इसका आंसर हो सकता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर के लिए बताया गया है कि संवेदनशील कार्य है और निश्चित समय में पूरा होना चाहिए और उसकी गारंटी भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड रियल टाइम सिस्टम। एंड यूज़र प्रोग्राम कौन से सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। एंड यूज़र प्रोग्राम कौन से सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। पढ़िए ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, एंड यूज़र प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। अब देखिए क्यों कहा जाता है, ज़रा सोचिए। एंड यूज़र क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज़र से डायरेक्टली टच में होगा। ओके, इसका इस्तेमाल जो एंड यूज़र होता है या जो अंतिम उपयोगकर्ता होता है, ऐसे समझिए, ठीक है। जो अंतिम उपयोगकर्ता होता है वो किसी विशेष कार्य करने के लिए करते हैं। सिस्टम बस का उपयोग होता है, आपने बसेस के बारे में पढ़ाई होगा, जैसे सिस्टम बस है तो इसका उपयोग कहाँ होता है। क्या ये मेमोरी को स्टोर करने के लिए, नहीं, स्टोर करने का काम तो कोई और करता है। बस है तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी ना, अगर हम अपने शब्दों में देखें तो। चलिए आगे देखिए, सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ले जाने के लिए, ये होता है इससे कुछ रिलेटेड बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू है ना, वो क्या करेगा फिर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ले जाने के लिए। तो देखिए, मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं सभी के सभी हमारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। कई क्वेश्चन के आंसर आप अपने कॉमन सेंस के द्वारा दे सकते हैं। आगे देखिए, पुश क्या है। यदि आपने स्टैक पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता होगा पुश क्या है। देखिए ऑप्शन ए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, बी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, सी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, या डी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। तो क्या होता है ये, देखिए पुश है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, किसी डेटा को कहीं पर पुश किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। होता क्या है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ से जो डेटा होता है उसे स्टैक में लोड किया जाता है। अब देखिए, आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। INR किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। फिर से देखिए, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, अर्थमेटिक है, डेटा ट्रांसफ़र है, या फिर मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। INR होता क्या है। INR का फुल फॉर्म अगर आप समझ सकें, इसको रिलेट कर सकें, तो इंक्रीमेंट से होता है, ठीक है। ये क्या करता है जो रजिस्टर होते हैं या फिर जो डेटा है वो जिस मेमोरी लोकेशन पर होता है, उस डेटा को क्या किया जाता है, 1 से इंक्रीज़ कर दिया जाता है, +1 कर दिया जाता है। यही होता है इंक्रीमेंट INR इंस्ट्रक्शन। अब आप बताइए कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर +1 एक अर्थमेटिक गणना हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज राइट। RRC, CMA, CMC ये सभी क्या होते हैं। क्या ये हार्डवेयर डिवाइस है, क्या ये इंस्ट्रक्शन है, क्या ये कोड है, या ये प्रोसेसर है। इसका राइट आंसर, पिछले 2 क्वेश्चन को यदि आपने पढ़ा है और वो आपके दिमाग में है तो इसका आपको बिल्कुल बी इंस्ट्रक्शन इज राइट आंसर है। अब देखिए, ये सभी के सभी कैसे इंस्ट्रक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो RRC, CMA, CMC ये सभी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है।
कौन सा इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल है। अब देखिए होता क्या है लॉजिकली, आरआरसी का ये होता है कि आरआरसी में आर का मतलब राइट, ओके, और एक आर का मतलब होता है रोटेट, ओके। तो बिट को क्या किया जाता है, दाएं से एक पोजीशन रोटेट किया जाता है, राइट से एक पोजीशन क्या किया जाता है, रोटेट इसे किया जाता है। इसी प्रकार से CMA में क्या होता है, ठीक है, C का मतलब आप कॉम्प्लीमेंट समझिए और A का मतलब अक्यूमुलेटर समझिए। तो होता क्या है, डेटा को अक्यूमुलेटर में डेटा का कॉम्प्लीमेंट जनरेट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, अक्यूमुलेटर में डेटा का कॉम्प्लीमेंट जनरेट किया जाता है, ये होता है CMA इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर A का मतलब क्या था, अक्यूमुलेटर है, तो यहाँ पर इस C का क्या मतलब हो जाएगा, कैरी फ्लैग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CMC में कैरी फ्लैग का जो डेटा होता है, कैरी फ्लैग का जो डेटा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करने के लिए CMC इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। किसी प्रोसेस को कुछ समय के लिए मेन मेमोरी से टेम्परेरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ओके। क्या किया है, यहाँ पर मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी से डेटा को कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, टेम्परेरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया गया है, ओके। कुछ समय बाद दोबारा उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप लोग पॉज करके इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि यहाँ पर 80% स्टूडेंट्स का आंसर गलत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 20% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से किया करते हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा क्या, स्वैपिंग, या फिर मेमोरी कॉम्पैक्शन, या फिर D, B व C दोनों, क्या होना चाहिए। यदि आप तुक्का लगाएंगे तो D लगाएंगे, और यहाँ पर तुक्का जो है वो बिल्कुल सही होगा, D, B व C दोनों होंगे, स्वैपिंग कहें या मेमोरी कॉम्पैक्शन कहें। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से DMA के बारे में सही जानकारी है। यदि आप रियली मन से आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को पढ़कर आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। तो आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए और अपने मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए पूछा है DMA के बारे में सही जानकारी। ऑप्शन ए है डेटा को सीधे CPU में ट्रांसफ़र करता है, लग तो सही रहा है। चलो B देखते हैं, डेटा को कंप्यूटर की रोम से सीधे इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। फिर तो लगने को सभी सही लग रहे हैं, तो फिर क्या सभी पे आप आंसर करके आएंगे? अरे नहीं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, अब पढ़िए इसको कि डेटा को सीधे CPU में ट्रांसफ़र करता है क्या, डेटा को कंप्यूटर की रोम से सीधे इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है, DMA कंट्रोलर डेटा को कंटेन करता है, या फिर डेटा को कंप्यूटर की रैम से सीधे इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ना तो रोम में होगा, ना यहाँ पे CPU होगा। C में क्या दे रखा है, DMA कंट्रोलर डेटा को कंटेन करता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए देखिए, इसमें लिखा है कि डेटा को सीधे CPU में नहीं, यहाँ पर डेटा को सीधे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है बिना CPU का प्रयोग किए, ठीक है। ए पॉइंट क्लियर। B पॉइंट में आइए कि डेटा को कंप्यूटर की रोम नहीं होगा, यहाँ पर रैम से, कहाँ से, रैम से सीधे बिना CPU का प्रयोग किए इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। C देखिए, DMA कंट्रोलर डेटा को कंटेन करता है, ये गलत है, कंटेन नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। DMA कंट्रोलर कभी भी डेटा को कंटेन नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, बस को ड्राइव करता है। क्या करता है, जो बस होती हैं उन्हें ड्राइव करने का काम ये करवाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। डेटा को कंप्यूटर की रैम से सीधे इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। निम्नलिखित में से सबसे तेज़ DMA मोड कौन सा है? A साइकिल स्टिल, B ट्रांसपेरेंट मोड, D बर्स्ट या ब्लॉक मोड, D सब एक समान कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बर्स्ट। तो DMA का जो बर्स्ट या ब्लॉक मोड है वो सबसे तेज गति से कार्य करता है। DOS में डिस्क का नाम सेट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? तो NAM, NAM, डिस्क लेबल या लेबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेबल कमांड यूज़ में
लिया जाता है। लेबल इज राइट। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेमोरी उत्तरदायी है? बताइए कौन सी मेमोरी उत्तरदायी है? ये रैम है या रोम है? अब तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंटरप्ट लेटेंसी होनी चाहिए। देखिए वर्ड ऐसा है कि इंटरप्ट लेटेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो यार आप थोड़ा सा सोचिए कि इंटरप्शन कहीं पर भी हो, चाहे इंटरप्शन हमेशा हमें कमी चाहिए होगा ना। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे ये इंटरप्शन क्यों चाहेगा? तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम इंटरप्शन होना चाहिए, क्या मिनिमम होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, या फिर शेड्यूलिंग पर निर्भर करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम। तो ये ज़ीरो तो हो नहीं सकती है, इसका राइट आंसर इसीलिए मिनिमम हो जाएगा। कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन फाइल के आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड को तेज गति से एक्सेस करता है? ठीक है, फाइल के आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड को तेज गति से एक्सेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन फाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सो ए ऑर्डर्ड फाइल, बी हैश्ड फाइल, सी स्ट्रक्चर फाइल, या डी कोई भी। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हैश्ड फाइल। और इसका दूसरा नाम अगर आप जानना चाहें तो वो होता है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो दिखने में बड़ा लग रहा है। देखिए, इन द केस ऑफ द इंडेक्स एलोकेशन स्कीम, बात हो रही है यहाँ पर किसकी? इंडेक्स एलोकेशन स्कीम की, ऑफ वेरियस ब्लॉक्स टू अ फाइल, द मैक्सिमम साइज जो भी पॉसिबल है ऑफ द फाइल वुड डिपेंड ऑन। कुल मिलाकर के फाइल की जो मैक्सिमम साइज़ है वो किस पर डिपेंड करती है? आइए ऑप्शन को देख लीजिए और ऑप्शन को देखने के बाद अपना आंसर भी बता दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर द इंडेक्स। ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कि इंडेक्स के लिए यूज़ में लिए गए हैं। साइज ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, द स्वेप स्पेस इन अ डिस्क इज प्राइमरीली यूज्ड टू। जो भी स्वैपिंग वाला स्पेस है वो डिस्क के अंदर प्राइमरीली किस लिए यूज़ किया जाता है प्राथमिकता से? तो इसका आंसर होगा अगेन ए, सेव प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा को सेव करने के लिए। आउट ऑफ दीज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स विच वन सफर्स फ्रॉम बिलेडीज एनोमली? ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। An increase in a computer's RAM leads to a typical improvement in performance because। ऐसा क्यों? यदि आप क्या करते हो, कंप्यूटर की रैम को इंक्रीज करते हो तो उससे टिपिकल इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस में। ऐसा क्यों? बिकॉज फ्यूअर पेज फॉल्ट्स अकर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल, फ्यूअर पेज फॉल्ट्स अकर्स। Consider a computer system that supports 32-bit physical as well as virtual addresses. Now, since the space of the physical address is the same size as the virtual address, ठीक है, ये दोनों same size के हैं, the OS designers would decide to entirely get rid of its virtual memory. तो OS के जो डिज़ाइनर हैं वो क्या कर रहे हैं? डिसाइड टू एंटायरली गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना या फिर छोड़ देना, ऑफ इट्स वर्चुअल मेमोरी, इसको हटाना चाहते हैं। सो विच वन ऑफ दीज इज ट्रू इन दिस केस? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ने में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट ऑप्शन अपने आंसर पर चलते हैं। सी, ये है देयर वुड नो लॉन्गर बी अ रिक्वायरमेंट फॉर हार्डवेयर सपोर्ट फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। ऑलरेडी वहाँ पर अच्छी खासी मेमोरी है तो वर्चुअल मेमोरी की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या है वो भी देख लीजिए। तो ये है एन इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मैन मेमोरी, ए इज राइट। थ्रेशिंग अकर्स इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में थ्रेशिंग क्यों होता है? इसका ए आंसर है द प्रोसेस ऑन द सिस्टम एक्सेस पेजेस। वो क्या करती है? पेजेस को एक्सेस करती है एंड नॉट मेमोरी फ्रिक्वेंटली। मेमोरी को फ्रिक्वेंटली क्या एक्सेस नहीं करती है, दैट्स वाई यहाँ पर जो थ्रेशिंग है वो होता है। द पेज फॉल्ट अकर्स वेन एवर, पेज फॉल्ट कब होती है? जबकि क्या हो? द रिक्वेस्टेड पेज इज़ नॉट इन द मेमोरी, अगर मेमोरी में ही रिक्वेस्टेड पेज नहीं है तो वहाँ पे फॉल्ट होती है। सो आंसर इज ए। रीड द क्वेश्चन। कंसीडर दैट द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इन अ कंप्यूटर इज 10 ms and
The average memory access time is 20 ms. What is this? This is ms, millisecond. If in case it generates a patch fault every 10 power 6 memory accesses, then what would be the effective access time? क्या पूछा है? effective access time पूछा है for this memory. तो effective में आपको क्या करना है, जो average memory access time है और जो सर्विस टाइम है उन दोनों को ऐड करना होगा आपको. सो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30 मिली सेकेंड. आउट ऑफ ऑल द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेमोरी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेमोरी के फॉर्म में नहीं है? ए है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, सेकंड है इंस्ट्रक्शन ऑपकोड, थर्ड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड फोर्थ है इंस्ट्रक्शन कैश. तो ये मेमोरी है, ये एज ए मेमोरी है, ये भी मेमोरी का काम करेगा, बट ऑपकोड जो है वो इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मेमोरी. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन नीड्स अ डिवाइस ड्राइवर? फर्स्ट वन इज मेमोरी लोकेशन, सेकंड वन इज डिस्क, थर्ड वन रजिस्टर एंड फोर्थ है कैश. तो आपको ये बताना है कि किसको डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत है. सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिस्क. इसके लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होगी, अदरवाइज इनके लिए नहीं. आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विच वंस आर इज ट्रू? ओके, आपको बताना है सही कौन सा है. पी दे रखा है द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम इन द फर्स्ट शेड्यूलिंग may lead to starvation is right. Primitive scheduling may lead to starvation is also right. Third one देखिए, in terms of responsive time round robin is comparatively much better than FCFS. क्या बोल रहा है? in terms of responsive time round robin is okay, ठीक है, बेटर है किससे? FCFS से. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से राउंड रॉबिन ज़्यादा बेटर है, जबकि रेस्पॉन्सिव टाइम की हम बात करें तो ऐसे में ये भी एकदम सही है. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी, पी, क्यू, आर तीनों ही सही हैं. इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ CPUs, हमने देखा था अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम थे वहाँ पर. द मैक्सिमम प्रोसेसेस दैट कैन एग्जिस्ट इन द रेडी स्टेट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ n, 2n, n पावर 2 या n. तो इसका राइट आंसर होगा ये n से इंडिपेंडेंट है. विच ऑफ दीज डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस? इनमें से कौन है जो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है? सो ए है पावर फेलियर, बिल्कुल ये इंटरप्ट करेगा. यदि आपकी पावर ही नहीं रहेगी तो आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा? बी है शेड्यूलर प्रोसेस, सी है टाइमर और डी है अ डिवाइस. तो यहाँ पर टाइमर से भी प्रॉब्लम होगी, डिवाइस से भी प्रॉब्लम होगी. आंसर इसका होगा बी, शेड्यूलर प्रोसेस. ओके, राइट आंसर होगा यहाँ पर शेड्यूलर प्रोसेस. विच ऑफ दीज नीड नॉट बी सेव्ड नेसेसरीली ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन वेरियस प्रोसेस? ठीक है, वेरियस प्रोसेस के बीच में स्विचिंग के दौरान जो है किसे सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ए है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, बी है जनरल. तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. डेडलॉक से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट्स अ पॉलिसी दैट नीड्स अ प्रोसेस टू रिलीज ऑल ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज काम आ रहे हैं उन सबको क्या करना है? रिलीज करना है. बिफोर इट मेक्स एनी रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिसोर्स. ठीक है, आउट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स बिलो सेलेक्ट द वन दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू. फर्स्ट देखिए, डेडलॉक और स्टारवेशन दोनों होंगे यहाँ पर. क्या यहाँ पर डेडलॉक कैन नॉट अकर बट स्टारवेशन कैन अकर? डेडलॉक कैन अकर बट स्टारवेशन कैन नॉट अकर. नाइदर डेडलॉक नॉर स्टारवेशन. देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि अगर अपन ने सारे रिसोर्सेस ले लिए हैं तो स्टारवेशन नहीं होगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? तो डी वाला क्रॉस हो जाएगा. सिमिलरली डेडलॉक भी क्यों होगा, है ना? जब हमने सारे ही रिसोर्सेस को रिलीज़ कर लिया है, ठीक है, तो डेडलॉक तो होने की कंडीशन नहीं होगी. तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेडलॉक कैन नॉट अकर. डेडलॉक नहीं होगा लेकिन स्टारवेशन हो सकता है. तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. आप इससे संबंधित थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.